गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर फिलॉसफी के स्टूडेंट्स के लिए मैं आज एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज का हमारा टॉपिक है उपयोगितावाद। स्टूडेंट्स, अब तक के बताए गए वीडियोस में आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हम फिलॉसफी के सेकंड पेपर, जिसे हम एथिक्स कहते हैं, पर बात कर रहे हैं। और एथिक्स में जो आपका कोर्स है उसमें प्रथम टॉपिक था नीति शास्त्र का क्षेत्र और स्वरूप, यानी परिभाषा नीति शास्त्र किसे कहते हैं। और उसके बाद हम ग्रीक एथिक्स पर बात कर चुके हैं, जिसमें ग्रीक एथिक्स में सोफिस्ट, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु की बात हुई। तत्पश्चात हमने सुखवाद की चर्चा की और इसके बीच में जो अन्य नैतिक शब्द और भाषा है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमारे काम के हैं, जैसे कर्तव्य की परिभाषा, सद्गुण से क्या तात्पर्य है, मूल्य से क्या तात्पर्य है, नीति शास्त्र की दो विधाएं, नीति शास्त्र और अधिनीति शास्त्र से क्या तात्पर्य, आदि पर भी हमने बात की। परिभाषा पढ़ते वक्त, नीति शास्त्र की परिभाषा पढ़ते वक्त आप लोगों ने यह अच्छी तरह जाना कि नीति शास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य के चरित्र, कर्म और आचरण का अध्ययन और मूल्यांकन करता है और ये बताने का प्रयास करता है कि कौन सा कर्म नैतिक दृष्टि से उचित है, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। और इसी निमित्त नीति शास्त्र में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें पहला सिद्धांत हमने इससे पूर्व की चर्चा में पढ़ा, जिसका नाम था सुखवाद, हेडोनिज्म। और आज हम जिस सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है उपयोगितावाद। जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, मनुष्य की जो मन स्थिति है, कभी भी यदि मनुष्य एकाग्रता से, लक्ष्य से प्रेरित होकर एक लीनता, एक तानता के साथ यदि वो अध्ययन करता है, कोई विषय पर काम करता है, तो उसको सक्सेस मिलती है। और यदि मन विचलित रहे, स्पंदित रहे, इधर उधर दौड़ता रहे, विषयों पर भटकता रहे, तो फिर ऐसे में कोई विषय समझ में नहीं आएगा, वो कोई सा भी विषय हो। और ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी विषय हम पैदा होते ही पढ़ के नहीं आते हैं। हर विषय हम अनुभव के साथ, दिनों दिन चलने वाली हमारी उम्र की प्रक्रिया के साथ हम समझते रहते हैं। तो मैं इससे आशा और विश्वास करके चलता हूं कि आप जो हम लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से देखते समझते होंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो आज हम जिस सिद्धांत पर बात करेंगे, मैंने प्रारंभ में भी जिक्र किया, उसका नाम है उपयोगितावाद। अब सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि उपयोगितावाद से क्या तात्पर्य है। यह सिद्धांत नीति शास्त्र का वह सिद्धांत जो मनुष्य के, यानी मनुष्य से मतलब है यहाँ पर व्यक्तिगत मनुष्य के सुख या हित के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख और हित को मानवीय कर्मों का आधार माने, शुभत्व का मापदंड माने। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को सुख देने वाला कर्म नहीं, बल्कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख देने वाला कर्म नैतिक दृष्टि से शुभ होगा। ध्यान से समझ में आ रही ना बात। क्या बात की हमने कि एक विशेष व्यक्ति को नहीं, बल्कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख देने वाला कर्म यहां पर नैतिक दृष्टि से शुभ माना जाएगा। और पिछले जो सुखवाद का था, हमने एक टॉपिक जिसमें हमने सुखवाद के नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद दो भाग किए थे, और फिर नैतिक सुखवाद के भी दो भाग किए थे, सर्वार्थ मूलक और स्वार्थ मूलक। तो जो सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद था, जिसमें हम एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सभी मनुष्यों की, सभी व्यक्तियों की, या फिर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करते हैं, सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद। तो उपयोगितावाद सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद का ही एक रूप है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सुखवाद वाला सिद्धांत है, क्योंकि आगे चलकर हम ये जानेंगे, समझेंगे कि उपयोगितावाद में केवल सुख एकमात्र मापदंड नहीं है। हमने एक शब्द का और प्रयोग किया, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित। अब हित किसी को सुख में लगता है, किसी को किसी और चीज में भी हित महसूस हो सकता है। तो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख
और अधिकतम हित के ऊपर जोर देने वाला जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हम नाम देते हैं उपयोगितावाद। इस सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक हैं वो है बेंथम, मिल और सिज्विक। और इस सिद्धांत के कुछ भेद हैं: कर्म संबंधी उपयोगितावाद, नियम संबंधी उपयोगितावाद और आदर्श मूलक उपयोगितावाद। तो जो तीन प्रमुख समर्थक है जिनका नाम अभी हमने लिया, बेंथम, मिल और सिज्विक, उनकी उपयोगितावाद की थ्योरी को पढ़ने और समझने से पूर्व उपयोगितावाद के ये जो तीन प्रकार हमने बात की यहाँ पर, कर्म संबंधी उपयोगितावाद, नियम संबंधी उपयोगितावाद और आदर्श मूलक उपयोगितावाद, पहले इन पर बात करेंगे। सर्वप्रथम कर्म संबंधी उपयोगितावाद। तो क्या है कर्म संबंधी उपयोगितावाद? मित्रों ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पेपर आएगा उसमें पार्ट फर्स्ट जो होगा पेपर का, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे और उनमें से यही चीजें पूछी जाती है जिसे मैं बताने वाला हूं। उपयोगितावाद का एक रूप कर्म संबंधी उपयोगितावाद। तो यह सिद्धांत किसी विशेष कर्म की अधिकतम उपयोगिता को ही शुभत्व का एकमात्र मापदंड मानता है। क्या समझे बात को कि कर्म संबंधी उपयोगितावाद में किसी विशेष कर्म की अधिकतम उपयोगिता ही यहां पर शुभत्व का एकमात्र मापदंड है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार किसी विशेष परिस्थिति में मनुष्य के लिए संभव सभी कर्मों में से केवल वही कर्म उसका कर्तव्य है जो वास्तव में अधिकतम व्यक्तियों के कल्याण और सुख में सहायक है। तो यहां 2-3 बातें ध्यान देने की है कि किसी विशेष परिस्थिति में मनुष्य के लिए संभव सभी कर्मों में से, अब यहां चयन की स्वतंत्रता है, यानी हम वो कर्म चुने जिससे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो। ये बात समझने की है। तो एक विशेष परिस्थिति में एक मनुष्य विशेष के लिए कौन सा कर्म चुनना चाहिए, कौन सा कर्म उसका कर्तव्य है, तो कर्म संबंधी उपयोगितावाद के अनुसार संभव सभी कर्मों में से केवल वही कर्म उसका कर्तव्य है जो वास्तव में अधिकतम व्यक्तियों के कल्याण और सुख में सहायक है। ये हुआ। तो कर्म संबंधी उपयोगितावाद का जो सबसे प्रमुख जोर है वो है कर्म, अर्थात किसी विशेष परिस्थिति में किए गए किसी विशेष कर्म की अधिकतम उपयोगिता है या नहीं है, ये इस सिद्धांत की प्रमुख बात है। कर्म संबंधी उपयोगितावाद किसी कर्म की अधिकतम उपयोगिता पर ही ध्यान देता है। इसका मतलब यह हुआ कि वह कर्म नियमानुसार है या नहीं है, इस पर इसका कोई ध्यान नहीं है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। अर्थात किसी विशेष परिस्थिति में, अब यहां देखिए ये जो आलोचना हो रही है, यहां क्या ध्यान दिलाया जा रहा है कि किसी विशेष परिस्थिति में चोरी करने की यदि अधिकतम उपयोगिता है तो इस सिद्धांत के अनुसार उस वक्त चोरी करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। लेकिन ये आप जानते हैं कि ये कभी भी उचित नहीं माना जा सकता। सॉरी। तो इस सिद्धांत में और भी कमी होंगी, आगे देखेंगे। फिलहाल समझ रहे हैं बात को कि कर्म संबंधी उपयोगितावाद सिर्फ कर्म की उपयोगिता पर ध्यान देता है, नियमानुसार उस कर्म पर वो कोई बात नहीं करता। और कर्म संबंधी उपयोगितावाद के भी दो भेद किए गए हैं, सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद और सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद। तो सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद किसी कर्म को किसी विशेष समुदाय के अधिकतम सदस्यों के लिए ही उपयोगिता के आधार पर शुभ मानता है। यानी जब सीमित की बात कर रहे हैं तो या तो वो एक जाति विशेष के लिए होगा, समुदाय विशेष के लिए होगा, एक क्षेत्र विशेष के लिए होगा कि उस क्षेत्र विशेष के अधिकतम व्यक्तियों को या जाति विशेष के अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार, कौन से सिद्धांत के अनुसार? सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक विशेष समुदाय के अधिकतम व्यक्तियों के सुख में सहायक कर्म शुभ है और बाधक कर्म अशुभ है, ये इनका कहना हुआ। और दूसरा जो है वो है सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद। तो यहां पर कर्म समुदाय विशेष पर आधारित नहीं है, यह संपूर्ण मानव जाति को लिया जा सकता है कि संपूर्ण मानव जाति के अधिकतम सदस्यों के अधिकतम सुख या कल्याण में सहायक जो कर्म है वह शुभ है। तो क्या समझ में आई बात कि उपयोगितावाद वह नैतिक सिद्धांत है जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित में सहायक कर्म को शुभ मानता है
और बाधक कर्म को अशुभ मानता है। एक बात ये समझ में आई। दूसरी बात मैंने क्या की कि बेंथम, मिल और सिज्विक ये तीन प्रमुख दार्शनिक इसके समर्थक हैं। तीसरी बात मैंने क्या की कि उपयोगितावाद के तीन प्रमुख भेद हैं जिन पर हम प्रारंभ में चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम उन तीन दार्शनिकों के उपयोगितावादी सिद्धांत का वर्णन करेंगे या उनका अध्ययन करेंगे। तो जो उपयोगितावाद के जो तीन रूप हैं, कर्म संबंधी उपयोगितावाद, नियम संबंधी उपयोगितावाद, आदर्शमूलक उपयोगितावाद। अब मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछा जा सकता है परिभाषित कीजिए कर्म संबंधी उपयोगितावाद, तो ये बात समझ में आएगी। यहां पर जो मैं बता रहा हूं वो बात ध्यान देनी चाहिए। क्या बता रहा हूं मैं कि कर्म संबंधी उपयोगितावाद किसी विशेष कर्म की अधिकतम उपयोगिता को ही शुभत्व का एकमात्र मापदंड मानता है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार किसी विशेष परिस्थिति में मनुष्य के लिए संभव सभी कर्मों में से केवल वह कर्म उसका कर्तव्य है जो वास्तव में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख और कल्याण में सहायक है। कल्याण भी जोड़ रहे हैं यहाँ पर। फिर हमने इसके भी दो भेद किए, क्योंकि हमने एक समस्या यहाँ उठाई थी, बारीक सी छोटी सी समस्या, ताकि बात को और आगे बढ़ाया जा सके कि कर्म संबंधी उपयोगितावाद को समझने के लिए ये बताया था कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कर्म की उपयोगिता पर ध्यान दिया जाता है, वह कर्म नियमानुसार है या नहीं है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। क्या समस्या आने वाली है? नियम पर ध्यान नहीं देने के कारण क्या समस्या आने वाली है, आगे बात करेंगे अभी। तो इस कर्म संबंधी उपयोगितावाद के दो भेद थे, सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद और सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद। सीमित में मैंने क्या बताया, एक समुदाय विशेष, एक जाति विशेष, एक क्षेत्र विशेष के अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख और कल्याण में सहायक। और सार्वभौमिक में यहां पर जाति विशेष समुदाय की बात नहीं होगी, यहां पर संपूर्ण मानव जाति के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात होगी। तो इस सिद्धांत में समस्याएं क्या है, इस सिद्धांत की परेशानी क्या है? तो पहली कि कर्मों का मूल्यांकन करने में यह सिद्धांत नियमों को कोई महत्व नहीं देता, ये ऊपर भी अपने जिक्र किया। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि भूतकाल में हमने कोई कर्म किया और उसका क्या परिणाम हुआ, इसका वर्तमान में हम कोई लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर नियम कोई मायने नहीं रखते। हर बार हर कर्म की अधिकतम उपयोगिता नए सिरे से चेक करनी पड़ेगी। यानी हो सकता है आज कोई एक कर्म है वो अधिकतम उपयोगी नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में वही कर्म अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम उपयोगी हो जाए। तो यहां थोड़ी असमंजस की स्थिति रहेगी। असमंजस स्थिति ये रहेगी कि भूतकाल में हम उसी कर्म का परिणाम देख चुके हैं, लेकिन वर्तमान में हम इसका लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि नियम पर इसका कोई ध्यान नहीं है। दूसरी बात कि इस सिद्धांत के आधार पर कर्मों के औचित्य का निर्धारण करना कठिन है, क्योंकि किसी भी कर्म के तात्कालिक और दूरगामी परिणामों को निश्चित रूप से जानना और ठीक ठीक उनका हिसाब लगाना संभव नहीं है। यानी हमने कोई कर्म अभी किया है तो उसका परिणाम क्या होगा, तो कई बार तात्कालिक परिणाम होता है, कई बार दूरगामी परिणाम होता है। तो हमारे लिए तय करना मुश्किल हो जाता है कि इसका तात्कालिक परिणाम तो यह है, लेकिन दूरगामी परिणाम क्या होगा, और हम दूरगामी परिणाम के आधार पर कर्म की औचित्यता का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में जो परिस्थितियां आ रही हैं वो परिस्थितियां उसके परिणाम को बदल सकती हैं। समझ रहे हैं ना? और वाकई हम उस परिणाम का, हमारे परिणाम देखो गीता में भी कहा गया है और बहुत सारे विद्वान कहते हैं परिणाम हमारे बस में नहीं, हमारे बस में सिर्फ कर्म करना है। तो ये कैसे तय करेंगे कि कोई कर्म अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में सहायक है या नहीं है? परेशानी यह है क्योंकि परिस्थितियां, विविधताएं ऐसी हैं कि उनके कारण हम परिणाम बदल सकता है, रिजल्ट बदल सकता है। और एक समस्या यहाँ पर यह भी है कि कर्म संबंधी उपयोगिता भारत के विरुद्ध यह भी आपत्ति उठाई जाती है कि दो कर्मों की उपयोगिता यदि समान हो, यानी दो कर्मों की उपयोगिता समान है, यानी दो कर्मों से करने से जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो बराबर निकलेगा। यानी जैसे एक कर्म को करने पर 100 लोगों को लाभ होता है, दूसरे करने पर भी 100 को ही लाभ होता है, परंतु इन दो में से किसी एक कर्म को करने में हमें नियम तोड़ना पड़ता है, वचन भंग करना पड़ता है, परंतु दूसरे कर्म को करने में हमें नियम नहीं तोड़ना पड़ता, वचन भंग नहीं करना पड़ता, लेकिन रिजल्ट दोनों के बराबर हैं। ऐसी स्थिति में हमारे सामने समस्या यह है कि कौन सा कर्म हमारा कर्तव्य बनेगा।
क्योंकि परिणाम पर ध्यान देने वाला यह सिद्धांत है, और परिणाम तो दोनों ही प्रकार के कर्मों के सेम है, समान है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने समस्या और बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो आप समझ में रहे होंगे कि उपयोगितावाद वह नैतिक सिद्धांत है जो अधिकतम मनुष्य के अधिकतम सुख की बात करता है, जिसके अनेक रूप है, जिसमें कर्म संबंधी उपयोगितावाद में हमने सर्वप्रथम बात की है। कल हम नियम संबंधी उपयोगितावाद और आदर्शमूलक उपयोगितावाद की बात करेंगे। उसके बाद हम बेंथम, मिल और सिज्विक के उपयोगितावादी सिद्धांत की बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।